नमस्कार, जय भीम। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। भारत में बुद्ध धर्म के उदय के साथ में एक धार्मिक और सामाजिक क्रांति हुई थी और बाद में पुष्यमित्र शुंग के राजनीतिक सत्ता के साथ में बुद्ध धर्म का पतन हुआ था। तो इस लंबे संघर्ष में बुद्ध धर्म के उत्थान और पतन की कहानी है। इसको क्रांति प्रतिक्रांति का नाम दिया था डॉक्टर अंबेडकर ने। तो क्रांति प्रतिक्रांति कैसे हुई, क्या क्या कारण थे, पिछले ये एसएम न्यूज ने सीरीज शुरू की है। आज हम इसी कड़ी में बात करेंगे भारत का जो राजनीतिक इतिहास है वो कहां से शुरू होता है, कौन सा वो महत्वपूर्ण पीरियड है। पिछले बार हमने बात की थी आर्यों का जब आक्रमण हुआ, आगमन हुआ इस देश में, तो आर्यों ने जो सभ्यता जो भी थी, उनकी पद्धति थी, सारे कुछ था, लेकिन उसमें राजनीतिक इतिहास का के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती थी या बहुत कम जानकारी मिलती थी। तो ये राजनीतिक इतिहास की शुरुआत हुई है। बाबा साहब ने लिखा है नागा नाम की अनार्य जाति के उत्थान से जो है भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ होता है, जो कि शक्तिशाली लोग थे जिन्हें आर्य पराजित नहीं कर सके थे तथा जिनके साथ आर्यों ने शांति समझौता किया और जिन्हें आर्यों को अपने समान ही मान्यता देने के लिए बाध्य होना पड़ा था। भारत में प्राचीन काल में राजनीतिक क्षेत्र में जो भी ख्याति या गौरव अर्जित किया, इसका श्रेय पूर्णतः अनार्य नागाओं को जाता है। यही वे लोग हैं जिन्होंने भारत को विश्व के इतिहास में महान और शानदार स्थान दिलाया। तो ये कौन थे नागा लोग, इसके बारे में बाबा साहब आगे बताते हैं कि भारत के राजनीतिक इतिहास में सर्वप्रथम युगांतकारी घटना घटी थी। बिहार में 642 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। कहा जाता है कि मगध साम्राज्य के संस्थापक का नाम था शिशुनाग। जी हाँ, शिशुनाग नाम था। यह नागा नामक अनार्य जाति का राजा था जिसका नाम था शिशुनाग, जिसने 642 ईसा पूर्व मतलब बीसी में मगध साम्राज्य स्थापित किया था। यहां से शुरुआत होती है नागा जाति के इतिहास के प्रारंभ की। शिशुनाग द्वारा स्थापित यह छोटा सा मगध राज्य उसके वंश में उत्पन्न अन्य समर्थ शासकों के अधीन बहुत विशाल होता गया और बिंबसार के अधीन तो यह एक साम्राज्य ही बन गया था। बिंबसार का नाम आपने सुना होगा। उनके साम तक पूरा साम्राज्य बन गया था, जो इस वंश के जो थे पांचवा शासक था। बिंबसार पांचवा शासक था नागवंश का। यह राज्य मगध साम्राज्य कहा जाने लगा। शिशुनाग ने 413 ईसा पूर्व तक शासन किया, मतलब 662 बीसी से लेकर के 413 बीसी तक शिशुनाग वंश ने शासन किया मगध पर। उस समय शिशुनाग वंश के सम्राट महानंद का शासन था। इस सम्राट महानंद की नंद नाम के एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने हत्या कर दी और वो खुद सम्राट बन गया। उसने नंद राजवंश की स्थापना की। इस नंद वंश ने मगध साम्राज्य पर 322 बीसी तक ईसा पूर्व तक शासन किया और इसका जो अंतिम सम्राट था उसको चंद्रगुप्त ने पदच्युत किया था, उसको हटाया था गद्दी से और उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त वंश शिशुनाग वंश के अंतिम सम्राट के परिवार से संबंधित था। जो अंतिम सम्राट था जिसे नंद ने उसकी हत्या की थी, उसके अंतिम सम्राट के परिवार से संबंधित था। इसलिए कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त ने जो क्रांति की वह वस्तुतः मगध के नागा साम्राज्य की पुनर्स्थापना थी। तो यह क्रांति प्रतिक्रांति की बात है। और मौर्य साम्राज्य को जो मगध साम्राज्य मिला उसकी सीमाएं उन्होंने अपने पराक्रम से काफी दूर दूर तक फैलाई। अशोक के अधीन इस साम्राज्य की सीमा यहां तक बढ़ी
कि इसे एक दूसरा ही नाम दिया जाने लगा और इस मौर्य साम्राज्य का नाम अशोक साम्राज्य कहा जाने लगा। और ये जो था सबसे, मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है और सबसे उत्कृष्ट कोटि का उस समय का इतिहास रहा। उस समय जितने विभिन्न धर्म प्रचलित थे उन जैसा नहीं रहा। अशोक ने इसे राजकीय धर्म घोषित किया। बुद्ध धर्म को जो था राजकीय धर्म सबसे पहले अशोक ने बनाया था। निश्चय ही यह ब्राह्मणवाद के लिए बहुत बड़ा आघात था। बुद्ध धर्म को जो था राजधर्म बनाना, इससे ब्राह्मणों को राज्य का संरक्षण मिलना बंद हो गया। अशोक साम्राज्य में उन्हें गौण या अधीनस्थों का दर्जा दिया जाने लगा, उनकी उपेक्षा की जाने लगी। निश्चय ही कहा जा सकता है कि यह दमन इस छोटे से कारण से हुआ कि अशोक ने सभी प्रकार की पशुओं की बलि पर रोक लगा दी थी। मतलब ब्राह्मणों के नाराज होने का एक बहुत बड़ा कारण था कि अशोक ने पशुओं की बलि पर रोक लगा दी थी। और जो ब्राह्मणवाद का मूल आधार था, ये उसकी जड़ थी ब्राह्मणवाद की। ब्राह्मणों को न केवल बलि पर रोक लगा दी, बल्कि जो ब्राह्मणवाद का मूल का उनको संरक्षण को केवल राज्य का संरक्षण मिलना बंद हुआ, बल्कि उनका व्यवसाय भी छिन गया। क्योंकि व्यवसाय जो था ब्राह्मणों का वो था यज्ञ कर्म कराना था और उसके बदले में वो फीस लेते थे, शुल्क लेते थे। और कभी कभी तो ये फीस बहुत ही अधिक होता था और यही उनकी जीविका का जो था मुख्य साधन होता था ब्राह्मणों का। इस प्रकार लगभग 140 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य रहा। ब्राह्मण दलित और वर्गों की तरह रहे। तो ये जो कारण था ब्राह्मण को बलि का खासकर पे रोक लगाना, जिससे उनकी रोजी रोटी बंद हो गई, उनकी हालात दयनीय हो गए। हालांकि अशोक ने उनके विरुद्ध ऐसा और कोई काम नहीं किया था कि उनको प्रताड़ित किया हो, कोई उनका कुछ छीना हो, ऐसा कुछ नहीं। केवल उन्होंने बलि प्रथा पर रोक लगाई थी। लेकिन चूंकि ब्राह्मण धर्म का आधार ही बलि प्रथा थी, यहीं से सारा कुछ उनका चलता था, इसलिए ब्राह्मण धर्म जो था, ब्राह्मणों के पास जो है बौद्ध साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। तो ये जो इतिहास है, जिसे राजनीतिक इतिहास कहते हैं, ये भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में क्या, दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। और सम्राट अशोक का ही वो काल था जब भारत विश्व गुरु हुआ करता था और सोने की चिड़िया हुआ करता था। क्योंकि विश्व गुरु क्यों था? क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में भिन्न भिन्न जगहों पर करीब 23 विश्वविद्यालय खोले थे, जो बहुत बड़े, जिसमें 10,000 से लेकर के 20,000 विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे विदेशों से, सारी दुनिया से। और वहां उस समय शिक्षा बिल्कुल सबके लिए मुफ्त थी। इसीलिए सम्राट अशोक के समय पर भारत विश्व गुरु कहलाया। और चूंकि बुद्ध धर्म का शासन था, तो बुद्ध धर्म जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित रहता है। कोई छल कपट फरेब की बात नहीं होती और कोई ऊंच नीच की भावना नहीं होती। सबको अपने खुले विचार से जीवन जीने का मौका मिलता है। और इसी कारण सोने की चिड़िया रहा, क्योंकि व्यवसाय, जितने भी व्यवसाय हो सकते थे, सारे व्यवसाय फले फूले, सभी लोग सुखी और संपन्न थे। इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था। आज के हमारे शासनाधीश भी जब बाहर जाते हैं तो दुहाई देते हैं कि भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था। लेकिन विश्व गुरु कब था, सोने की चिड़िया कब था, वो कभी नहीं बताते। इसलिए ये इतिहास जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, क्रांति प्रतिक्रांति के टाइटल के साथ में, इसको जानना, समझना और समझाना, बताना बहुत जरूरी है। इसीलिए एसएम न्यूज का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सीरीज शुरू की है, ताकि लोग क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के रहस्य को समझ सकें। मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है
तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य भेजें। सभी का बहुत बहुत आभार, सभी को मेरा प्रणाम।